हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल से रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो क्लास फर्स्ट ईयर के रसायन विज्ञान में आज का हमारा अगला टॉपिक है। देखिए, कल के टॉपिक में हमने जो है अष्टक के नियम को आप लोगों को समझाए थे कि अष्टक का नियम क्या होता है। अष्टक के नियम की सीमाओं को मैंने बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि अष्टक के नियम में अपवाद कौन कौन से हैं। चलिए, तो आज का हमारा अगला हेडिंग है अष्टक के नियम के अपवाद। अष्टक नियम के अपवाद। देखिए, अष्टक नियमों के अगर हम अपवाद के विषय में बात करें तो इसके बहुत सारे अपवाद हैं। इन अपवादों को आप कुछ पॉइंट के जरिए समझ सकते हैं। जैसे अष्टक का नियम क्या है, एक बार हम पुनः आप लोगों को समझा दें, बता दें। अष्टक के नियम में नॉर्मल सा बस हमें ये बताया जाता है, ये समझाया जाता है कि किसी भी परमाणु में, किसी भी यौगिक के परमाणु में जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन होता है, हर बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन में कुल 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। बात समझे? तो इसी लॉ को हम लोग कहते हैं अष्टक का नियम। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि अष्टक के नियम में कौन कौन से अपवाद हैं। अष्टक के नियमों के अपवादों को हम कुछ पॉइंट्स के जरिए समझ सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, वैद्युत संयोजी यौगिक। वैद्युत संयोजी यौगिक अगर हम बात करें वैद्युत संयोजी यौगिकों को लेकर के, तो वैद्युत संयोजी यौगिक क्या होते हैं, आप लोगों को पीछे पढ़ाया गया है। वैद्युत संयोजी यौगिक वे यौगिक होते हैं जिन यौगिकों के परमाणुओं के बीच वैद्युत संयोजी बॉन्ड पाया जाता है। बस समझे? जिन यौगिकों के बीच में, उनके परमाणुओं के बीच में वैद्युत संयोजी बॉन्ड पाया जाएगा, बंध पाया जाएगा, उसी कंपाउंड को, यौगिक को हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। ठीक है। अच्छा, वैद्युत संयोजी यौगिकों में सभी परमाणुओं को लेकर के अष्टक का लॉ फॉलो नहीं होता है। मतलब वैद्युत संयोजी यौगिक के जितने भी कंपाउंड होते हैं, सभी कंपाउंड में जो होता है अष्टक का नियम फॉलो नहीं करता। जैसे अगर हम बात करें हीलियम संरचना के धनायन को लेकर के, तो जैसे हीलियम संरचना की धनायन को लेकर के, मतलब हीलियम संरचना के धनायन के रूप में जैसे हमारे उपस्थित हो जाते हैं लिथियम हो गया, जैसे हमारा हो गया बेरिलियम हो गया। तो इन आयनों की जो हीलियम संरचना होती है वो 1s2 होती है। हीलियम संरचना कहे जाने का मतलब जरा देख लो, हीलियम को 2He4, किसी भी तत्व के संरचना को आप हीलियम की संरचना कह सकते हैं तब। देखिए, कब कहेंगे? जब। अच्छा, हीलियम की संरचना का मतलब क्या होता है? हीलियम में कुल परमाणु क्रमांकों की संख्या कितनी है? 2 है। अगर परमाणु क्रमांकों की संख्या 2 है तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ये तो करोगे। अब इसे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा कोशों के रूप में कर दीजिए तो आप करेंगे 1s2। ठीक, इस 1s2 के रूप में जहां भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा उसे हम लोग हीलियम की संरचना कहेंगे। क्या कहेंगे? हीलियम की संरचना। तो जैसे हमारे हो गए लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, तो लिथियम और बेरिलियम आयनों की जो हीलियम संरचना होती है वो 1s2 होती है, जिसकी वजह से वैद्युत संयोजी यौगिक में अष्टक का लॉ पूरी तरीके से कंप्लीट फॉलो नहीं हो पाता है। बात समझ में आई? ठीक, तो ये अष्टक के नियम के लिए पहला अपवाद है। जैसे लिथियम और बेरिलियम की जो हीलियम संरचना होती है, हीलियम की संरचना वो 1s2 होती है, मतलब कि इनके लास्ट वाले कोश में कुल द्वितीय इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? द्वितीय इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनके लास्ट वाले कोश के 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं हो पाते हैं। बात समझ में आई? तो ये अष्टक के नियम के अपवाद, पहला अपवाद। दूसरा अपवाद जरा देखिए,
जैसे अगर हम बात करें दूसरे अपवाद को लेकर के, जैसे आभासीय अक्रिय गैस की संरचना के धनायन, आभासीय अक्रिय गैस की संरचना के धनायन। देखिए, आभासीय अक्रिय गैस की संरचना का क्या मतलब है। सबसे पहले अगर इसे समझा जाए तो जैसे हमारा हो गया Cu+ कॉपर हो गया, जैसे हो गया हमारा Ag+, जैसे हो गया हमारा Zn+2, जैसे हो गया हमारा Cd+2, जैसे हो गया हमारा Hg+2। तो ये सारे लोग आभासीय अक्रिय गैस की संरचना कहलाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। इन्हें कहे जाने का रीज़न ये होता है क्योंकि इनके आयनों के बाह्य कोश में कुल 18 इलेक्ट्रॉन की संरचना होती है। ठीक है। जैसे हमारा कॉपर हो गया, Ag हो गया, Zn हो गया, Cd हो गया, Hg हो गया। नाम तो सबके पता है ना आप लोगों को। जैसे Cu का मतलब कॉपर, Ag का मतलब हो गया सिल्वर, Zn का मतलब हो गया जिंक, Cd का मतलब हो गया कैडमियम, Hg का मतलब हो गया पारा मरकरी। ठीक। तो एक्चुअली इन सभी तत्वों के जो बाह्य कोश होते हैं, बाह्य कोश में जो संरचना होती है ये 18 इलेक्ट्रॉनीय संरचना होती है। अतः इसी के कारणवश इन्हें हम लोग आभासीय अक्रिय गैस की संरचना कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। आभासीय अक्रिय गैस की संरचना क्या होते हैं? वे सभी गैस अक्रिय गैस है जिनके बाह्य कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? आभासीय अक्रिय गैस की संरचना। अब आभासीय अक्रिय गैस की संरचना के जितने धनायन होते हैं उन सभी धनायनों पर अष्टक का नियम फॉलो नहीं होता, तो वो भी अष्टक के नियम का एक अपवाद हो गया। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। जैसे अगले पॉइंट के विषय में अगर हम बात करें तो संक्रमण धातुओं के धनायन, संक्रमण धातुओं के धनायन। संक्रमण धातु के जितने भी धनायन होते हैं उन धनायनों के लिए भी अष्टक का रूल अपवादित है। ठीक। अष्टक का नियम क्या है? अपवादित है। सबसे पहले हम समझते हैं कि संक्रमण धातुओं का धनायन क्या होता है। देखिए, संक्रमण धातुएं जिनकी संयोजकता परिवर्ती होती है, मतलब बार बार बदल करके हमको दिखाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं संक्रमण धातुएं। तो संक्रमण धातुएं क्या होती हैं? संक्रमण धातुएं वे धातुएं होती हैं जो परिवर्ती संयोजकता को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे हमारा हो गया Fe हो गया, Fe+2 हो गया, जैसे हो गया Fe+3 हो गया। जैसे अगर हम बात करें Mn की तो Mn का +2, जैसे हो गया हमारा Co का +2, जैसे हो गया हमारा Ni+2, जैसे हो गया हमारा Cu+2। तो ये सारे लोग जो हैं ये संक्रमण धातु होती हैं। क्या होती हैं? संक्रमण धातुएं होती हैं। और संक्रमण धातुओं के धनायनों के लिए भी अष्टक का रूल जो होता है ये एक अपवादित नियम है। बात समझ रहे हैं? ठीक। तो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी संयोजकता बार बार परिवर्ती होती है। ये हर एक कंडीशन में, हर एक अलग अलग परिस्थिति में अपनी संयोजकता को अलग अलग दर्शाते हैं। इसी की वजह से इन्हें संक्रमण धातुएं कहा जाता है। तो संक्रमण धातुओं के लिए भी अष्टक का जो रूल होता है, अष्टक का जो नियम होता है, ये भी एक अपवाद है। बात समझ में? संक्रमण धातुओं में जैसे हो गया हमारा आयरन हो गया, Mn हो गया, मैग्नीज हो गया, C हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया। तो ये सारे लोग जो होते हैं ये संक्रमण धातुएं, इनके लिए भी अष्टक का रूल जो होता है ये अपवादित होता है। बात समझ में? अपवादित होने का रीज़न यही होता है क्योंकि इनकी संयोजकता बाह्य कोश की जो होती है बार बार परिवर्ती होती है। तो बार बार जब परिवर्ती रहेगी तो अष्टक का जो रूल होगा ये फॉलो नहीं हो सकेगा। ठीक है। तो ये भी अष्टक के नियम के अपवाद में आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं इसके लिए। जैसे अगर हम बात करें कि सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, तो इसमें जैसे अगर हम बात करें सहसंयोजक यौगिक को लेकर के, तो इसमें देखिए ऐसे कई अस्थायी सहसंयोजक यौगिक हैं जो अष्टक के नियम के अपवादित हैं। जैसे
जिन अणुओं में अष्टक की संरचना प्राप्त नहीं होती है वही सहसंयोजक यौगिक की अष्टक के नियम के लिए अपवाद है। बात समझ में? जिन सहसंयोजक यौगिक क्या होता है ये भी पीछे आप लोगों को बताया गया। सहसंयोजक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनके परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। और सहसंयोजक यौगिकों में जिन परमाणुओं जिन अणुओं के बीच में अष्टक संरचना प्राप्त नहीं होती है उन्हीं को हम वही तत्व जो होते हैं हमारे सहसंयोजक वही सहसंयोजक जो होते हैं वो अष्टक के नियम के लिए अपवाद है। बात समझ में? ठीक है। तो सहसंयोजक यौगिक के कुछ भाग अष्टक के नियम के अपवाद हैं और वही भाग अपवाद हैं जिन सहसंयोजक यौगिकों के अणुओं के बीच अष्टक संरचना नहीं पाई जाती। बात समझ में? वही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वही परमाणु जो होते हैं वो अष्टक के नियम के लिए अपवाद हैं। बात समझ में? तो ये कुछ मूल है जो अष्टक के नियम के लिए अपवादित थे। इन्हें आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।